नमस्कार दोस्तों, आप सभी चैंपियंस का द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एएलपी CBT2 एग्जाम के लिए, या आप अगर आरआरबी जेईई की भी तैयारी करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति केंद्र में कौन सी बैटरी उपयोग किया जाना चाहिए। तो विद्युत शक्ति केंद्र में ऑप्शन नंबर बी, सीसा अम्ल बैटरी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चूँकि प्रतिरोध आवृत्ति से स्वतंत्र होता है, इसलिए इसे किसके द्वारा ग्राफिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, सीधी रेखा द्वारा जो है ग्राफिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन डीसी मशीन के ढांचे का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी, योग करता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा परिपथ सभी लघु परिपथ से सबसे अधिक खतरनाक है। तो ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय परिपथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, RYB फेज क्रम की स्थिति में फेज क्रम संकेतक दक्षिणावर्त जो है घूर्णन करता है। यदि फेज क्रम जो है वो BRY बदल दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों। तो यह जो है दक्षिणावर्त घूर्णन करेगा। ठीक है ना, यानी कि वैसे ही घूमता रहेगा। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में यदि परिणामित्र का मान 1 से कम है तब परिणामित्र को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं अपचायी परिणामित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत ब्रेक के क्या लाभ है। तो ऑप्शन सी, यह लॉरी के टूट फूट और घिसाव से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या है। तो ऑप्शन ए, एडमिटेंस जो है वो प्रतिबाधा का व्युत्क्रम है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज का प्रमुख कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक धारा को रोकना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, एक कंडक्टर का व्यास किसके समानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, स्किन प्रभाव के वर्गमूल के जो है समानुपाती होता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, जब ताप संधि गर्म होती है तब क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ फिर से देखते हैं, परिणामित्र किसके रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए, बूस्टर के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल मल्टीमीटर में क्या सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, एक प्रत्यावर्तक, एक डीसी, एक डिस्प्ले, मतलब एक प्रत्यावर्तक, एक एडीसी, एक डिस्प्ले और एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक उच्च रेटिंग स्लिप रिंग प्रेरण मोटर क्या उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन प्रतिरोध प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है कि टर्मिनल वोल्टेज के साथ क्या होगा जब एक अल्टरनेटर एक अनंत बस बार से संयोजित हो जाता है और उसका उत्तेजन धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनल वोल्टेज स्थिर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में कौन सा क्षेत्र संग्राहक क्षेत्र से अत्यधिक छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जक यानी कि इमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है। अगला प्रश्न है, एसी सर्किट ब्रेकर में आर्क धारा आर्क वोल्टेज के साथ इन फेज में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक तुल्यकालिक मोटर में किसके उपयोग द्वारा हंटिंग को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, डैम्पर के द्वारा, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करके हंटिंग को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रयोजनों के लिए भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निम्न होना चाहिए। क्यों, क्या निम्न होना चाहिए। देखिए, सुरक्षा प्रयोजनों के लिए भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब निम्न होना चाहिए। ठीक ना, जो प्रतिरोध है वो निम्न होना चाहिए, निम्न से निम्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऐसे परिपथ में प्रेरक या इंडक्टर के जुड़ जाने से पावर कारक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, पश्चगामी होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है किसमें। ऑप्शन सी, किलोवाट में होती है। अगला प्रश्न है कि डीसी शंट जनरेटर का क्या एप्लीकेशन है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम प्रयोग करते हैं किसका, डीसी शंट जनरेटर का। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में होती है, किलोवाट में होती है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत किस पर सिद्धांत है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है डीसी जनरेटर। छोटे आकार के डीसी जनरेटर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, डायनेमो कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वाहनों की बैटरी चार्जिंग में उपयोग होता है क्या। ऑप्शन ए, डायनेमो उपयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बड़े डीसी जनरेटर की बॉडी बनाई जाती है। ऑप्शन सी, कास्ट स्टील से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि फील्ड पोल्स लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी, बॉडी के अंदर लगाए जाते हैं फील्ड पोल्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है दोस्तों। ऑप्शन बी, आर्मेचर वाइंडिंग से विद्युत वाहक बल इकट्ठा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू वायरिंग संसाधन में पंखे और लाइटें जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पावर लोड के सब सर्किट पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट और 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। मूविंग आयरन वोल्ट मीटर क्या मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि केवल एसी वोल्ट और केवल डीसी, यानी कि एसी डीसी दोनों मापते हैं मूविंग आयरन वोल्ट मीटर।
अगला प्रश्न है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है वन वे स्विच क्या नियंत्रित करता है, ऑप्शन ए एक तार के कनेक्शन को एक अवस्था में नियंत्रित करता है, ठीक है ना, और टू वे स्विच रहेगा तो एक तार के कनेक्शन को दो अवस्था में, ठीक है। अगला प्रश्न है नमी वाले स्थान पर हम प्राथमिकता देंगे किसको, केसिंग केपिंग वायरिंग को प्राथमिकता देते हैं। अगला प्रश्न है एक 40 वाट फिलामेंट लैंप, ऑप्शन नंबर बी 40 वाट फ्लोरेसेंट ट्यूब से ज़्यादा करंट लेता है, ठीक है। फिलामेंट जो लैंप है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब से ज़्यादा करंट लेता है। अगला प्रश्न देखिए भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पंखे, सॉकेट, आउटलेट, लाइट का अधिकतम लोड एक सब सर्किट पर कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी 800 वाट और 10 पॉइंट, ठीक है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त होती है किसमें, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस अग्निशमन यंत्र का उपयोग डीसी जो है श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर सी CTC, ठीक है, CTC। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पाए जाते हैं परमाणु की नाभि में। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होता है, लगभग 1840 गुना भारी होता है। आवेश की इकाई क्या होता है, कूलम। विद्युत धारा की प्रवाह के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की। किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 2n² से। विभवांतर को किस मीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से, ठीक है। धारामापी को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। और जो उसके बाद दोस्तों मैं अभी और आपके लिए जो है करवाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकेंड। आई अपन भी होता है, तो ये दोनों गलत है। आर बराबर भी अपन आई होता है, ठीक है ना। तो सी वाला जो यहाँ पे या फिर भी बराबर आई बटा आर होता है, तो सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। आर बराबर भी अपन आई होता है। अगला प्रश्न है सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की होती है, सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की होती है, तांबा, नाइक्रोम, कार्बन या फिर यूरेका। ऑप्शन नंबर करेक्ट है कौन सा, तांबा, ठीक है। ए वाला यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की बिट जो है वो तांबा की होती है। अगला प्रश्न है एक मीट्रिक हार्स पावर में कितने वाट होता है, 735, 736 या फिर 735.5 या फिर 746, तो ऑप्शन सी सही है ना, 735.5 वाट। अगला प्रश्न दोस्तों MCB का पूरा नाम क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी वाला, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है, फैराडे है, न्यूटन है, वेबर है या कूलम है, तो ऑप्शन सी वाला वेबर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है, दोस्तों सब लोग जानते हैं 50 हर्ट्ज होता है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन एक डायोड है, यमियन है, OP है, PN है या फिर DP है, तो ऑप्शन सी PN जंक्शन डायोड होता है, ठीक है ना। यूरेका तार दोस्तों पूछा है कि किसने के मतलब देखिए ऑप्शन कौन सा ये देख लेते हैं, 60% तांबा, ऑप्शन ए वाला सही है, 40% निकिल, ठीक है। तो यूरेका तार जो है 60% तांबा होता है, 40% निकिल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्वेश्चन है कि यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम और सप्लाई 10 वोल्ट है, धारा का मान ज्ञात करिए, तो धारा का मान, तो दोस्तों धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर भी अपन आर, वोल्टेज अपन प्रतिरोध, तो वोल्ट है 10 वोल्ट और प्रतिरोध है 5 ओम, तो 10/5 2 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला 2 एम्पियर, ठीक है। अगला प्रश्न है वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग होता है क्या, वोल्टेज रेगुलेशन में जेनर डायोड, विभवांतर, फ्यूज या फिर रिले, तो ऑप्शन नंबर ए जेनर डायोड, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रिज दृष्टिकारी में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं, तो इसमें होते हैं 4 होते हैं, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला 4 होते हैं, ठीक है। द्वितीयक सेल पूछ रहा है कौन सा द्वितीयक सेल है, डेनियल सेल, लेड एसिड सेल, मरकरी सेल या फिर लेक्लांसी सेल, तो दोस्तों द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करके पुनः उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी लेड एसिड सेल जो है वो एक द्वितीयक सेल है। बाकी जो तीनों बचा डेनियल सेल, मरकरी सेल, लेक्लांसी सेल, ये तीनों प्राथमिक सेल में आते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्राथमिक सेल डेनियल सेल है, मरकरी सेल है और लेक्लांसी सेल है, ठीक है। इनको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, एक बार चार्ज खत्म हो गया बैटरी का तो उसको फेंकना पड़ेगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है तांबे का गलनांक पूछ रहा है। तांबे का गलनांक ऑप्शन दिया है ना 1960, 1020, 86, 1122। ठीक है, तो तांबे का गलनांक दोस्तों कितना है 1086 है, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न है कि इनमें से अचालक पदार्थ, अचालक यानी कि कुचालक जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, अभ्रक, टीन, शीशा, पारा, तो ऑप्शन ए वाला सही है, अभ्रक। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है, ये तो हमने किया है, तांबा का होता है, तांबा दिया है, जस्ता, यूरेका, नाइक्रोम। तो क्या पूछ रहा है कि सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट कितना होता है, तो कौन होता है, नाइक्रोम होता है। ठीक है, जो हीटर का तार होता है दोस्तों, जो घरेलू परिपथ में हीटर लगा होता है वो भी नाइक्रोम का ही तार होता है। ठीक है, और जो बल्ब में लगा होता है, जो 10 बल्ब हम लोग बल्ब यूज करते थे 100 वाट का, उसमें टंगस्टन का लगा होता है। ठीक है, इम्पीडेंस का मात्रक क्या है, मैक्सवेल, कूलाम, ओम या फिर वेबर। इम्पीडेंस का मात्रक क्या है, ओम है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक भी ओम ही है। ठीक है, और बैटरी का अपेक्षिक घनत्व किससे नापा जाता है, बैटरी का अपेक्षिक घनत्व मल्टीमीटर से, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या फिर वायर गेज से। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला सही है, हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों, बैटरी का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। ठीक है, और हाइग्रोमीटर रहेगा तो उसे आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और अणु। तो नाभिक के परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कि यूपीएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि यूनिक पावर सप्लाई, नहीं यूपीएस तो जो होता है ना अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये मतलब गलत है, टाइपिंग में गलत हो गया है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने इससे पहले जो है वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने कंप्यूटर के जो है टॉप 50 जो है फुल फार्म जो इसमें करवाए हैं। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, 7-8 से 10 मिनट का वीडियो है, केवल देख लेंगे दोस्तों 50 से आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है दोस्तों। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे, हाँ अरे मतलब मैं सोचा कि ये आंसर है, देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी वाला, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे सही है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आइए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों फिर से करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक अच्छे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा विशिष्ट तापमान पर निर्भर रहता है। ठीक है, दूसरा है लोड स्विच ऑफ करने पर सर्किट में स्पार्किंग क्यों होती है दोस्तों, उत्तर है क्योंकि सर्किट में अधिक इंडक्टेंस होता है, इसलिए लोड स्विच ऑफ करने पर सर्किट में स्पार्किंग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, छत के पंखे का बीच का रोटर घूम रहा है तो कौन सा पंखा होगा, उत्तर है डीसी। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का तापमान कोएफिशिएंट कितना होता है दोस्तों, तो विभिन्न तापमान पर अलग अलग होता है। करंट का चिन्ह क्या दोस्तों, तो आई होता है। किसी जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं, तो बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सर्किट में आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज लगाया जाए तो क्या होगा दोस्तों, तो सर्किट में ओवरलोड होने पर जो है गंभीर हानि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाएँ तब लोड का कुल का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो रेजिस्टेंस जो है वो घटता है। 4 लैंप प्रत्येक जो है 100 वाट 200 वोल्ट के, नहीं देखिए 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट के हैं, 200 वोल्ट के 200 सप्लाई वोल्टेज पर जो है 200 सप्लाई वोल्टेज पर जो है वो पैरेलल में लगे हैं, तो इन लैंपों द्वारा लिया गया जनरल करंट कितना होगा, तो 2 एम्पियर होगा। ठीक है ना, P बराबर V²/R से इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्यूज के लिए उपयुक्त होने वाली धातु कैसी होनी चाहिए, तो धातु कम गलनांक और अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाली होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कम गलनांक और अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाली होनी चाहिए। अगला प्रश्न, एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए तो तब तार का रेजिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, 9 गुना हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना भारी होता है दोस्तों, तो 1840 गुना भारी होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की अपेक्षा 1840 गुना भारी होता है। कॉपर के तार का रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, तार की लंबाई बढ़ने से बढ़ता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। नाइक्रोम को अधिक कहाँ प्रयोग करते हैं, हीटर कॉइल में प्रयोग करते हैं। 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस जो है कितना होता है, तो 625 ओम होगा। ठीक है, इसको आप निकाल लेंगे R बराबर P²/V से। ठीक है, नहीं V²/P से निकालेंगे, V²/P से। ठीक है, 250 को 250/100 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर का तापमान कोएफिशिएंट कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है। विद्युत दबाव के चिन्ह क्या दोस्तों, V है। पोटेंशियल को विद्युत दबाव कहते हैं। ठीक है, जब एक हीटर का तार जल जाता है तो जले भाग को हटाकर दोबारा हीटर चालू करते हैं तो हीटर की पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हीटर की पावर जो है वो बढ़ जाएगा। यदि 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हैं तब इसका संयुक्त रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है,
जब हम घर की वायरिंग में 1000 वाट का हीटर लगाते हैं तब बल्ब का प्रकाश क्यों कम हो जाता है दोस्तों? क्योंकि लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप होती है और लैंप और हीटर को कम वोल्टेज मिलती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चार्ज की इकाई क्या है? कूलम्ब है। ओम के नियम में एक शर्त क्या है? तापमान स्थिर रहना चाहिए। मानव शरीर विद्युत का क्या है? सुचालक है। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो तापमान बढ़ेगा। पैरेलल सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समांतर क्या बढ़ जाता है और वोल्टेज समान रहती है? करंट जो है वो बढ़ जाता है। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग ईएमएफ का गणितीय योग के शून्य होता है। डायरेक्ट करंट के सर्किट में कैसे चलता है दोस्तों? तो करंट का मान और दिशा दोनों स्थिर होते हैं, ठीक है। एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करने से प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, तो कौन सी सप्लाई है? डीसी है। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कम तापमान से कार्बन का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। दो समान मान वाले रजिस्टरों को समांतर में जोड़ने पर उनका संयुक्त रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा। सोल्डर बनाने के लिए टिन और लेड को 40-60 के अनुपात में मिलाया जाता है। 5 किलो सोल्डर बनाने के लिए प्रत्येक को कितनी मात्रा में मिलाएं? तो 2:3। इसको काट देंगे तो 2:3 आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में न्यूट्रॉन किस दिशा में चलते हैं? उत्तर है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलते हैं। एक आलू पर कुछ दूरी पर 2 तारे गांध कर उसमें बल्ब के सिरे से सप्लाई दी जाए और तार के चारों ओर आलू का रंग नहीं बदले तो किस प्रकार की सप्लाई है? एसी है, ठीक है। वोल्टेज की SI इकाई क्या है? वोल्ट होता है। एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की तार से दोगुना है उसकी करंट प्रवाहित करने की क्षमता कितना होगा? उत्तर है 4 गुना होगा। एक 40 वाट 100 वोल्ट बल्ब कितना करंट लेगा दोस्तों? 0.4 एम्पियर करंट लेगा, ठीक है। यदि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे तब सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो R1 + R2 + R3 होगा, ठीक है। समान पोलरिटी का प्रभाव कैसा होता है? एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, ठीक है। धातुओं में ड्रिल करने से पहले गाइड होल करने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं। छत के पंखे का बाहरी आवरण घूमता है तो कौन सा पंखा है? एसी है, ठीक है। और 100 वाट और 40 वाट के बल्बों की समान वोल्टेज रेटिंग है। 40 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव होगा? 40 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, बड़ा होगा मतलब अधिक होगा। जब कॉपर व आयरन जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तब ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन किस ओर जाते हैं? तो कॉपर से आयरन की तरफ जाते हैं। रेजिस्टेंस का विलोम क्या है? तो कंडक्टेंस होता है। 2 बल्ब हैं 100 वाट 230 वोल्ट रेटिंग के सीरीज में 230 वोल्ट सप्लाई जोड़े गए हैं तो इसकी खपत क्या होगी? 50 वाट होगा, ठीक है ना। इसको आप निकाल सकते हैं P = V² से, ठीक है। उसके बाद 48 क्वेश्चन का नंबर है, वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? तो नापने का फीता। सीरीज सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समांतर क्या बढ़ जाता है और करंट समान रहती है? वोल्टेज। सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कब कम बढ़ती है? तापमान बढ़ने से बहुत कम बढ़ती है। 2 रजिस्टरों को सीरीज में जुड़ा कब कहेंगे? जब दोनों के समान मात्रा में करंट प्रवाहित हो रहा है और वे सर्किट में चेन की तरह इस प्रकार जुड़े हों कि एक रेजिस्टेंस से निकल रहा करंट दूसरे रजिस्टर में प्रवेश कर रहा है। पावर सर्किट में प्रयोग होने वाले कैसे रेजिस्टेंस होते हैं? वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं। जब कार्बन फिलामेंट के द्वारा करंट प्रवाहित होता है तब फिलामेंट का रेजिस्टेंस कम क्यों होता है? निगेटिव तापमान कोफिशिएंट के कारण। यदि एक केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 200 किमी है तब 250 मीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा? 50, ठीक है। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट नापने की इकाई है। 2 समान धातुओं के कंडक्टरों की समान लंबाई है किंतु एक का व्यास दूसरे से दोगुना है। यदि मोटे कंडक्टर का रेजिस्टेंस 20 ओम है तो दूसरे का क्या होगा? 80 ओम होगा। व्यास दोगुना है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए 80 ओम होगा। रेजिस्टेंस को किस यंत्र से मापते हैं? तो ओम मीटर से मापते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में कैसे चलता है? करंट की दिशा और मान समय के साथ क्या होते हैं? बदलता रहता है। शुद्ध धातुओं का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है इसलिए इसका तापमान कोफिशिएंट कैसा होता है? पॉजिटिव। एमकेएस प्रणाली में लंबाई, भार और समय की इकाई कैसे मापते हैं? तो लंबाई को मीटर में, भार को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कैसे प्रभावित होता है? तापमान परिवर्तन होने पर प्रभावित होता है। एक डेल्टा में जुड़े रोटर की प्रत्येक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 2 ओम है और
जो है 2 जोड़े टर्मिनलों के बीच रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करिए तो 1.33 ओम होता है। ठीक है। एक हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम तार से बना है, इसका रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी है 1.1 ओम प्रति मीटर है। यदि हीटर की रेटिंग 220 वोल्ट पर 1100 वाट है तो आवश्यक तार की लंबाई क्या है? तो दोस्तों इसको आप जो है फार्मूला से लगा सकते हैं, R बराबर रो यल अपन ए से लगाएंगे तो 40 मीटर आएगा। ठीक है। हल्की धातुओं को ठोकने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं? मैलेट का प्रयोग करते हैं। मैलेट जो है वो लकड़ी का थोड़ा होता है। किरचॉफ ने किसके नियम दिए हैं? तो करंट और वोल्टेज के नियम दिए हैं। सर्किट में विद्युत करंट प्रवाहित होने से सर्किट पर क्या प्रभाव होता है? तो तापीय प्रभाव भी होता है, प्रकाशीय प्रभाव होता है, रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। टंगस्टन फिलामेंट का रेजिस्टेंस पर सप्लाई वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सप्लाई वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। पत्थर की दीवार या कंक्रीट की दीवार छेद करने के लिए कौन से औजार का प्रयोग होता है? रॉयल प्लग का इस्तेमाल होता है। कंडक्टेंस का विलोमानुपाती क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। जब हम घर की वायर में 1000 वाट का हीटर लगाते हैं तब हीटर लाल हो जाता है, क्यों हो जाता है? जबकि वायरिंग तार अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं। तो उत्तर है क्योंकि वायरिंग की अपेक्षा एलिमेंट की रेजिस्टेंस अधिक होती है। तापमान बढ़ने पर कार्बन के रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेजिस्टेंस जो उसका कम हो जाता है। एक कंडक्टर के समांतर वोल्टेज देने पर कंडक्टर किस अवस्थाओं में बढ़ेगा? उत्तर है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र बढ़ने पर। पानी की बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बने तो कौन सी सप्लाई है? डीसी सप्लाई है। रेजिस्टेंस किसके बहाव में बाधा उत्पन्न करती है? इलेक्ट्रॉन के बहाव में बाधा उत्पन्न करती है। ओम के नियम के अनुसार करंट किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज के। रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? ओम है। ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कौन सी सप्लाई होती है? तो कम वोल्टेज डीसी होती है। ओम का नियम क्या है? V/I बराबर R या R बराबर V/I होता है। ठीक है। आइए और क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर क्या होता है? ऑप्शन बी हवा होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल है, 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के 2 बल्बों का प्रतिरोध अनुपात कितना होगा दोस्तों? ठीक है। तो ऑप्शन बी 2:5 होगा। ठीक है। प्रतिरोध निकाल लेंगे आसानी से तो उसका रेशियो बता देंगे, 2:5 आएगा। ठीक है ना। किसी कंडक्टर में दोस्तों किसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? डी, रेजिस्टेंस की वजह से जो है क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है। इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में जो है ऊर्जा संग्रहित करता है? तो ऑप्शन सी, इंडक्टर जो है वो चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज वायर का मूल्यांकन जो है किसके संदर्भ में किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन डी, एम्पियर के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है। करें किसी सर्किट में 33 ओम का रजिस्टर 2 एम्पियर का करंट ले जाता है तो पूरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 66 वोल्ट होगा। 33 × 2 कर देंगे, 66 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समानांतर जो है डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है? ऑप्शन डी, पावर संयोजक होते हैं। ठीक है ना, पावर संयोजक होते हैं। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ से देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इसमें से कौन सा ये? ऑप्शन नंबर ई वाला 1.602 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है। ये माइनस में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित तो करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलम्ब का चार्ज प्रवाहित होता है? तो ऑप्शन नंबर ई, 600 कूलम्ब का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फार्मूला होता है। देखिए समय दिया है और करंट का मान आई का मान दिया है, टी दिया है, तो क्यू बराबर क्या होता है? आई × टी होता है। ठीक है ना। आई × टी, आई क्या है? 10 एम्पियर है, टी क्या है? 1 मिनट। 1 मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड, तो 60 × 10 करेंगे तो 600 कूलम्ब आ जाएगा। ठीक है। भूरे हरे दूसरे चमकीले लाल रंग का रजिस्टर होगा, कितना उसका वैल्यू होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1.58 ओम आएगा। ठीक है ना। ये आप निकाल लेंगे दोस्तों, अगर आपको कलर कोडिंग पता होगा तो लगा सकते हैं इसको। ठीक है। निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ई वाला, NTC थर्मिस्टर। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर 3 ओम के समान प्रतिरोध के 3 रजिस्टरों को सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 ओम होगा, क्योंकि सीरीज में है तो 3 + 3 + 3 9 ओम। प्रदीप्ति की इकाई क्या है दोस्तों? प्रदीप्ति की इकाई है ऑप्शन नंबर डी, लक्स है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अगर कॉइल का प्रतिरोध 15 ओम, कॉइल का इम्पीडेंस 25 ओम है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? ऑप्शन सी, 20 ओम होगा। ठीक है ना, 20 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है कि आग की इनमें से कौन सी वर्ग में विद्युतीय उपकरण के कारण होने वाली आग है? विद्युतीय उपकरण में, तो ऑप्शन सी जो है आंसर नंबर सी है, वर्ग सी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, नहीं देखिए इनमें से कौन सी जो है
कि करके विद्युतीय ना है, विद्युतीय है। तो इसमें से देखिए सी वाला सही नहीं है। वर्ग सी में दोस्तों कौन सा आता है पता है ना? देखिए ठोस द्रव गैस, गैस में जो लगता है दोस्तों, जो हमारा एलपीजी हुआ इसमें से लगता है, वो उसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो क्लास ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, या डी है या फिर के है, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? तो इसमें हमको मुझे लग रहा है कि डी वाला सही होगा, ठीक है ना दोस्तों? डी वाला, ठीक है। आगे बढ़ जाए, देखिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न्स का अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो 1 से कम होता है, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, अगर किसी कंडक्टर में 40 कूलम चार्ज 4 सेकंड से ज़्यादा समय तक प्रवाहित होता है तो करंट का मान क्या होगा? ऑप्शन बी 10 एम्पियर होगा, ठीक है। इसको हम निकाल सकते हैं Q बराबर IT से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट और चार्ज 2 कूलम है तो हस्तांतरित ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों? तो इसको भी आप फार्मूला से निकाल सकते हैं, 240 जूल इसका आएगा, ठीक है ना? क्या भी का मान दिया है और सी का मान दिया है, तो हस्तांतरित ऊर्जा पूछ रहा है दोस्तों, तो Q स्क्वायर अपन 2C इसका फार्मूला होता है, तो आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नहीं भी दिया है ना, भी दिया है और सी दिया है, तो यानी कि Q का मान दिया है 2 कूलम और भी का मान दिया है, तो 1/2 CV स्क्वायर होता है, 1/2 C यानी कि 1/2, ठीक है ना? तो निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम है कि कौन सा प्रतिरोध का व्युत्क्रम दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कंडक्टेंस जो किसका व्युत्क्रम है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक करंट प्रवाहित करने वाले कंडक्टर का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, अगर इसका प्रतिरोध 1 ओम है तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी 10 ओम मीटर आएगा। इसको आप फार्मूला से निकाल सकते हैं, R बराबर रो यल अपान ए से निकाल सकते हैं, रो यल अपान ए, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? RA अपान यल हो जाएगा, ठीक। तो बस आप इसको लगाएंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी अक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? ऑप्शन नंबर डी 4 होते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों 4 से कम है तो वह चालक होगा, 4 एकदम है तो जो है वो सेमीकंडक्टर होगा, 4 से अधिक है तो वो कुचालक होगा। एसी के औसत मान से आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत मान अपान आरएमएस मान, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी फॉर्म फैक्टर कहते हैं। औसत मान से देखिए फॉर्म फैक्टर दोस्तों आरएमएस मान अपान औसत मान होता है, ठीक है ना? याद रखिएगा, फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस मान अपान औसत मान होता है, ठीक है। इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए इंडक्शन टाइप वाट मीटर केवल और केवल एसी प्रकार करता है, ठीक है। एक सॉफ्ट ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्र 5 वर्ग सेंटीमीटर है, अगर पदार्थ की करंट डेंसिटी जो है 9 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो यह कितना करंट प्रवाहित कर सकता है दोस्तों? ऑप्शन ए 45 एम्पियर करंट प्रवाहित कर सकता है। दोनों का गुणा कर देंगे आपस में, ठीक है ना? 5 × 9। एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर का करंट पैदा करता है, यह कितनी बिजली खर्च करता है? ऑप्शन बी 1 किलोवाट। दोनों का गुणा कर देंगे आपस में, 250 × 4 तो आएगा 1000 वाट को हम क्या कहते हैं? 1 किलोवाट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके लिए बैटरियों को समांतर में जोड़ा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए, करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए बैटरियों को समांतर में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। एक लेड एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का इस्तेमाल अक्सर इसकी मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी चार्ज होने की स्थिति मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई जिंक सिलिकेट। फ्यूज का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है अतिरिक्त धारा की रोकथाम करना, ठीक है, अतिरिक्त धारा की रोकथाम करना। अगला प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए एंटीमनी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिज रेक्टिफायर के लिए न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो 4 डायोड की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक लोहा के हीटिंग तत्व को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से किसे मापने के लिए थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन बी तापमान को मापने के लिए। निम्न में से किसमें ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी मैग्नीन। मैग्नीन में ताप परिवर्तन होगा तो प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होगा, बहुत ही न के बराबर होता है, ठीक है। प्रतिरोधक किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों का, ठीक है। ए और सी, ए क्या है? द्विपार्श्विक घटक, सी क्या है? निष्क्रिय घटक, ठीक है। अगला प्रश्न है, परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी रेजिस्टेंस कहा जाता है। संधारित्र को कभी भी किस कूट में संबद्ध जो है, मतलब किस कूट में जो है कूटबद्ध नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ई किलो फैरड में नहीं कभी भी दर्शाया जाता है, ठीक है। केवीएल के अनुसार एक नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में सभी IR ड्रॉप जो है और EMF का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए 0 होता है। डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन सी टैकोमीटर के द्वारा मापी जाती है। डीसी मशीन की चाल टैकोमीटर, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि डीसी शंट मोटर की पोलरिटी विपरीत की जाने पर क्या होगा। मोटर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी व्युत्क्रम दिशा में चलने लगेगा। डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। ऑप्शन बी वायु घर्षण हानि जो है यांत्रिक हानि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में पूर्ण भार ह्रास में लगभग 30% से 40% का योगदान होता है। ऑप्शन ए आर्मेचर ताम्र ह्रास। डीसी जनरेटर में आर्मेचर ताम्र ह्रास पूर्ण भार ह्रास में लगभग 30 से 40% का योगदान रहता है। विद्युत कर्षण में निम्न में से जो है कौन सा डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी की चाल निम्न में से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इन सभी के द्वारा। क्षेत्र डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर, टैप्ड क्षेत्र और क्षेत्र कुंडलियों को समानांतर करके। अगला प्रश्न है हिस्टैरिसीस लूप किसका क्षेत्र निरूपित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हिस्टैरिसीस ह्रास का जो है लूप निरूपित करता है। अगला प्रश्न है 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर 1500 आरपीएम पर चल रही है। आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की आवृत्ति क्या होगी। ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज आएगा। इसको आप निकाल सकते हैं। NS बराबर 120 F/P होता है। यहाँ से आप निकालेंगे तो 50 हर्ट्ज आ जाएगा। स्लिप रिंग प्रेरणी मोटर में कितने स्लिप होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 3 होते हैं। डीसी मशीन में कम्यूटेटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी। ए क्या है, AC को DC में रूपांतरित करता है और बी DC को AC में रूपांतरित करता है। तो कम्यूटेटर का दोनों कार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में शंट फील्ड प्रतिरोध 440 ओम पाया जाता है। शंट फील्ड करंट का मान क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 0.5 एम्पियर, ठीक है। इसको हम निकाल लेंगे आसानी से। डीसी मोटर की बिना किसी लोड की गति 2000 आरपीएम है। बिना किसी लोड की गति 2000 आरपीएम है। फुल लोड की गति 1900 आरपीएम है दोस्तों। इसका वोल्टेज नियमन क्या होगा, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपन फुल लोड वोल्टेज, ये होता है। इसको अपन इसे लगा देंगे फार्मूला तो आ जाएगा ऑप्शन ए 5%। अगला प्रश्न है बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष या समकक्ष वजन को निर्धारित किससे किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटरों में पोल के साथ किस प्रकार बांधे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी काउंटर संक स्क्रूज के साथ बांधे जाते हैं। अगला प्रश्न है एक स्टार संबंध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है। लाइन वोल्टेज कितना होगा। ऑप्शन नंबर डी 346.4 वोल्ट होगा, ठीक है। इसमें हम 1.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि √3 से गुणा कर देंगे। √3.732 ना, तो नहीं 1.141 से √2 से। यदि 150 ओम 180 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध स्टार में जुड़े हुए हैं तो यह डेल्टा कनेक्शन ज्ञात करिए दोस्तों। तो स्टार में जुड़े हैं तो डेल्टा में क्या होंगे दोस्तों, √3 गुना हो जाता है। तो सब में √3 से गुणा करेंगे, ऑप्शन वाला ए वाला आएगा। 780, 260 और 312, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तुल्य डेल्टा कनेक्शन ज्ञात करना है ना। अच्छा, तो इसको तो लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। डेल्टा वाला अगर आपको निकालना है डेल्टा वाला, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, मतलब मैंने वीडियो में पढ़ा दिया कहीं पिछले वीडियो में कहीं, ठीक है। तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैं लिख तो पाऊँगा नहीं, उतना ज़्यादा लिखना है इसमें, ठीक है। एक डीसी शंट मोटर की टार्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए रैखिक, यानी कि लीनियर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में है जिसमें शंट फ्लक्स है तो मोटर को किस प्रकार का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कम्युलेटिव कंपाउंडेड कहा जाता है। यदि एक खोखले एयर कोर्ड इंडक्टर कॉइल में तांबे के तार के जो 500 टर्न्स है जो कि 10 एम्पियर का डीसी करंट गुजारने पर 10 मिली वेबर का चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है तो इसका स्व प्रेरण कितना होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 500 मिली हेनरी होगा, ठीक है। आपको देखिए एन का टर्न का मान दिया है, 10 एम्पियर दिया है, फ्लक्स का मान दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ सब जो है फार्मूला होता है उसको लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। एन दिया, एन आई दिया है, एन आई फाई दिया है, ठीक है ना। तो एन आई अपन फाई होता है तो इसको हम निकाल देंगे। यल बराबर एन आई अपन फाई होता है, इस फार्मूले से लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 500 मिली हेनरी। आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े 2 कंडक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए टर्न्स। यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो कॉइल स्पैन कितना डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी 150 डिग्री होगा, ठीक है ना, 150 डिग्री होगा, ठीक है ना। कैसे 5/6 में जो है 360 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 5/6 में अगर 360 से करेंगे तो नहीं, देखिए एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो कॉइल स्पैन कितना होगा।
तो ये होता है कॉइल स्पैन फैक्टर का मान होता है ना दोस्तों का बीटा 180 कुछ का 180 बीटा पान ऐसे होता है। चलिए इसको फार्मूला याद रहेगा दोस्तों, तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है ना, बाद में। एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण इसके किसके हिसाब से करते हैं? लोड से होता है। अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण इसके लोड से होता है। एक स्थिर आर्मेचर वाले एक अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है? तो बस बार से जुड़ी होती है। 3 फेज अल्टरनेटर में प्रेरित वोल्टेज अन्य दोनों वाइंडिंग्स में वोल्टेज के साथ प्रत्येक वाइंडिंग कितने डिग्री होता है दोस्तों? तो फेज से बाहर 120 डिग्री होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार होता है? तो 58% टैपिंग होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किस प्रकार पैदा होता है? ऑप्शन नंबर सी, किसी गैस या वाष्प का आयनीकरण। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन में क्या होता है? तो ऑप्शन बी, निम्न प्रतिरोध होता है फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में उच्च प्रतिरोध होता है। एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि एक FET क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? एक ध्रुवीय उपकरण है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से रोधन वर्ग 90 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, वाई, ठीक है ना, वर्ग वाई वाले। निम्न में से क्या मानक संचरण वोल्टेज नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 222 वोल्ट जो है ये नहीं है। केबल में सुचालक पर रोधन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन बी, वोल्टेज पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक केबल में न्यूनतम पारवैद्युत गुण पर किस पर होता है? ऑप्शन नंबर सी, आवरण पर होता है। किस पदार्थ में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है? चांदी में होती है। निम्न में से कौन से घुमाव में डेल्टा संयोजन जो है का उपकरण किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, वितरण पर्यामित्र के प्राथमिक पर जो है डेल्टा संयोजन का उपयोग किया जाता है। अवमंदन घुमाव किसके लिए प्रयुक्त होता है? अवमंदन घुमाव हंटिंग को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। 1000 वोल्ट तक की केबलों को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए, निम्न तनाव केबल यानी कि LT केबल, लो टेंशन केबल 1000 वोल्ट तक होता है, ठीक है। स्काट कनेक्शन में टीजर परिणामित्र के घुमाव को तटस्थ बिंदु के अनुपात में विभाजित करता है। ऑप्शन ए, 2:1। सहायक तार उपकरणों के आधार और आवरण किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शन बी, अदहनीय पदार्थ से यानी कि जो जले न, ठीक है, उस पदार्थ से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स के संबंध में अधिक किफ़ायती होता है? ऑप्शन ए, केबल लंबाई के संबंध में जो है अधिक किफ़ायती होता है। गुटके पर TRS केबल उन स्थानों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए, जो सूर्य और वर्षा में प्रकट नहीं होते। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के कौन से प्रभाव के कारण फ्यूज परिचालित होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय प्रभाव के कारण फ्यूज परिचालित होता है। 5 एम्पियर के लिए निर्धारित परिपथ हेतु टिंड ताम्र तार का सही आकार क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 35 SWG। विभवांतर जो तापावरोधन के भंजन का कारण होता है क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भंजन वोल्टता है। एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी की दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी के दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी, रिसाव आवेशन कहलाती है। एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, सीसा अम्ल बैटरी में फिल्टरों को क्यों प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गैसों के प्रवाह की सुगमता के लिए। अगला प्रश्न है, एक परिपथ जिसमें न तो कोई ऊर्जा स्रोत होता है और न EMF स्रोत होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय परिपथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, कूलम्ब के नियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। एक संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर किसे जिम्मेदार माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लीकेज प्रतिरोध को जिम्मेदार माना जाता है। उपकरण में से गुजरने वाली विद्युत मात्रा के अनुसार कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर विक्षेपित करने वाले टार्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग टार्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक ओम मीटर परिपथ में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, सी और डी दोनों नहीं होता है। सी क्या है? संधारित्र है। डी इंडक्टर। ये दोनों नहीं होते हैं। स्थिर प्रतिरोधक और प्रतिवर्ती प्रतिरोधक होते हैं। एक मल्टीमीटर क्या माप सकता है? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, तापमान या फिर ये सभी को? तो ऑप्शन नंबर ई, इन सभी को माप सकता है मल्टीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में कंट्रोल स्प्रिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, फास्फर कांसा का या फास्फर ब्रांज का प्रयोग किया जाता है। एक स्वचालित विद्युत प्रेस का तापमान नियंत्रित करने वाला घटक कौन सा है? ऑप्शन सी, थर्मोस्टेट है।
भारत में एसी पावर लाइन की जो वोल्टेज की आवृत्ति क्या है, तो 50 हर्ट्ज होती है। निम्नलिखित में से क्या पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ का एक उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई ये सभी हैं। तो याद रखिए कौन कौन से हैं। लीड जिरकोनेट टाइटेनेट है, बेरियम टाइटेनेट है, लिथियम नियोबेट है, पोटेशियम नियोबेट है। ठीक है ना। तो लीड कार्बोनेट टाइटेनेट, बेरियम टाइटेनेट, लिथियम नियोबेट और पोटेशियम नियोबेट। ठीक है। अस्थायी स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस वायरिंग की अनुशंसा की जाती है दोस्तों? ऑप्शन ए क्लिट वायरिंग। निम्नलिखित में से कौन सी लैंप लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम वाष्प लैंप। ठीक है। निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी जो है ट्रांसफार्मर के घटक हैं। ब्रीदर है, कंजर्वेटर है, टैप चेंजर है और बुकोल्ज रिले है। ठीक है, ये सब जो है ट्रांसफार्मर के घटक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होता है? तो ऑप्शन नंबर ई वाला सही है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जो है प्राइमरी वोल्टेज जो है सेकेंडरी वोल्टेज के समान होता है। अगला प्रश्न है तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है? तरंग वाइंडिंग यानी कि वेव वाइंडिंग में, तो लैप वाइंडिंग में तो नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है, लेकिन तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। ठीक है। एक 3 फेज अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में 120 स्लॉट हैं, अल्टरनेटर में 8 ध्रुव हैं, इसका स्लॉट कोण क्या होगा? तो ऑप्शन ए 12 डिग्री होगा। ठीक है ना। कितना होगा? 12 डिग्री होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो स्लॉट एंगल पूछा है तो फार्मूला से निकाल दीजिएगा। विद्युत धारा ट्रांसफार्मर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं गलत है, यानी सब सही है। तो क्या क्या पढ़ लेते हैं। प्राथमिक को लोड के साथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है, सही है। प्राथमिक जो है विद्युत धारा द्वितीयक से प्रभावित नहीं होती है, ये भी सही है। चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक विद्युत धारा के अनुसार परिवर्तित होता है, ये भी सही है। और प्राथमिक विद्युत धारा लोड से प्रभावित होती है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो सब सही है। ऑप्शन ई वाला जो है इनमें से कोई नहीं है, वो ऑप्शन हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर में अधिकतम वोल्टेज विनियमन तब होता है जब लोड पावर फैक्टर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लीकेज इम्पीडेंस एंगल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है एक 4 ध्रुव सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 4 होता है। 4 पोल है ना, 4 पोल है और लैप वाइंडिंग है, तो लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होता है वो पोल के ध्रुव के बराबर होता है। तो ध्रुव कितना है? 4 ध्रुव है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीसी मशीन में एक आर्मेचर की ध्रुव पिच कितना होता है दोस्तों? यदि ध्रुव और स्लॉट की संख्या जो है 4 और 28 है, तो ऑप्शन नंबर डी 7 जो है वो ध्रुव पिच हो जाएगा। ठीक है, 7। ठीक है, इसमें बस भाग देना है स्लॉट बटा ध्रुव। स्लॉट 28 दिया है, ध्रुव 4 दिया है, तो 28 बटा 4 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर संचालित होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 0.8 लैगिंग। ठीक है ना, लैगिंग पे। निम्नलिखित में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए भूसंपर्कन की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम क्लीनर। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड, ये तो दोस्तों मतलब जो है जीके जीएस आ गया इसमें। ठीक है ना, तो इस एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग कौन सा देखेंगे? हम लोग अपना इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन में शुरू करते हैं। बस 1 सेकंड 2 सेकंड रुक जाइए, बस यहाँ शुरू होने ही वाला है। ये देखिए शुरू हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर अनिवार्य रूप से कौन सी वाली मोटर होती है? ऑप्शन नंबर ए नियत चाल वाली मोटर होती है। ठीक है, यानी कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर होती है। एलिवेटर्स के लिए किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है? एलिवेटर्स के लिए ऑप्शन नंबर बी इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है एलिवेटर्स के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह विद्युत आपूर्ति जिसकी आउटपुट वोल्टता इनपुट वोल्टता में या आउटपुट लोड धारा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी अनियमित विद्युत आपूर्ति कहलाती है, क्योंकि हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं ना, इसलिए। यदि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर के लीड शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मीटर रीडिंग क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी 0 होगा। क्या मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी उच्च तापमान मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रजिस्टर स्थित होना चाहिए। ऑप्शन ए श्रेणी में स्थित होना चाहिए। यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रजिस्टर जो है श्रेणी में स्थित होना चाहिए।
हमारा प्रश्न है कि द्विवैद्युत सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, द्विवैद्युतिक ध्रुवों का निर्मित होना होता है। अगला प्रश्न है कि एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, समान विभव पर होते हैं। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु समान विभव पर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवृत्ति स्थायित्व और शुद्धता होती है। ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल नियंत्रित। अगला प्रश्न है कि जहां आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, जहां स्थिर आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां पर क्रिस्टल ऑसिलेटर उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति किसके द्वारा निरूपित होती है? तो ऑप्शन बी, 2f द्वारा निरूपित होती है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन बी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जा सकता है। निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टता आउटपुट प्रदान करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लेवल कंपाउंड जनरेटर में सभी लोड पर स्थिर वोल्टता आउटपुट जो है वो प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरपोल्स जो है वो किसके लिए होते हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है, प्रति विद्युत वाहक बल में वृद्धि करने के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होता है। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है? तो ऑप्शन बी, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को देखकर ये आप बता सकते हैं कि वो डीसी मोटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति से जोड़ने पर क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है ब्रशों पर स्पार्किंग होगा। अगला प्रश्न है, स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच का अंतर कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, स्लिप, उसको हम स्लिप बोलते हैं। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच का अंतर है स्लिप। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डबल केज इंडक्शन मोटर में 2 रोटर केज में होते हैं। तो ऑप्शन सी, समानांतर में होते हैं। इंडक्शन मोटर में एयर गैप का समय बढ़ाने का प्रभाव को बढ़ा देगा। ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय करंट को बढ़ा देगा। इंडक्शन मोटर में एयर गैप का समय बढ़ाने का प्रभाव चुंबकीय करंट को बढ़ा देगा। ठीक है। अगला देखते हैं, कापर सबसे जो है आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है क्योंकि ऑप्शन ई, इन सब, यानी क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है, इससे जो है फाइन वायर बनाया जा सकता है, यह सिल्वर से सस्ता होता है और इसमें जो है क्षरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न है कि पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2.2 वोल्ट होता है। ठीक है। लेड एसिड बैटरी का 2.2 वोल्ट होता है। एक लेड एसिड बैटरी में किसकी वजह से सल्फेशन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने से क्या होता है? सल्फेशन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसका इस्तेमाल जो है किसी खास पदार्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच के संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी, BH वक्र का इस्तेमाल जो है किसी खास पदार्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान की सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 के बराबर होती है, यानी कि निर्वात की जो सापेक्ष विद्युतशीलता होती है वो 1 होती है। अगला प्रश्न है, तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रैंडेड कंडक्टर कहा जाता है। AWG का विस्तार क्या है दोस्तों? तो अमेरिकन वायर गेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अमेरिकन वायर गेज का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अनग्राउंडेड सिस्टमों में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 133% इंसुलेशन लेवल। अगला क्वेश्चन है कि कॉगिंग शब्द मोटर से जुड़ा होता है, कौन से मोटर से जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए, इंडक्शन मोटर से जुड़ा होता है कॉगिंग शब्द। अगला प्रश्न है कि एक केबल पर 7/20 कापर लिखा है, यह कितने तारों से बना है? ऑप्शन नंबर बी, 7 तारों से बना है, 7 तारों से। सिंगल कोर केबल में आमतौर पर नहीं दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, स्टील आर्मरिंग नहीं दिया जाता है सिंगल कोर केबलों में। अगला प्रश्न है कि लग जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, केबल को जोड़ने या हटाने के लिए लग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मूल सुरक्षा उपकरण है? ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज है। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग से पहले किसी केबल के जोड़ को साफ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ई, सैंड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 60% टिन और 40% लेड सोल्डर का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 183 डिग्री सेल्सियस होता है।
ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है एचआरसी फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच के समय को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, आर्किंग टाइम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तन गुणांक जो है कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, -1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि बैटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उचित होती है दोस्तों? किसके लिए उचित होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कम वोल्टेज के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बैटन लगाते समय लगाए जाने वाले स्क्रू के मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 75 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि लिंक क्लिप्स में 2 छिद्र किस लिए होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 40 mm, मतलब उसका आकार दिया है 40 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाइव इलेक्ट्रिकल उपकरण में विद्युतीय आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी, क्लास सी प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है। बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 15 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल केबल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, ये सब है, यानी कि कम फ्यूज रेटिंग, ओवरलोडिंग, ढीले कनेक्शन, एक्सटेंशन कार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसमें आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी, कागज और परिधान यानी कि वस्त्र यानी कि कपड़ा। लकड़ी, कागज, कपड़ा में आग लगेगा तो आप पानी से उसको बुझा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, त्रिकोण होता है, त्रिकोण। ठीक है, त्रिभुजाकार होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 66 किलो वोल्ट प्रेशर लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नुकीले किनारे वाले उपकरण को ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी के बॉक्स में अलग रखा जाना चाहिए, लकड़ी के बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न है एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया है, उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, पानी दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह की वह मात्रा क्या है जिससे दर्दनाक बिजली का झटका लग सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई, 50 मिली एम्पियर। अगला प्रश्न है कि उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण धारा वोल्टेज से मंद होती है? ऑप्शन नंबर बी, प्रेरकत्व कहा जाता है। विद्युत परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा यदि 120 वोल्ट डीसी के कारण जो है 5 एम्पियर धारा इससे होकर प्रवाहित होती है? तो आप निकाल लेंगे दोस्तों, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपन, ठीक है, वी बराबर होता है आई आर होता है, ठीक है, आर बराबर वी अपन आई होता है, इसको निकालेंगे तो आ जाएगा सी, ऑप्शन सी, 24 ओम। 8 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित होने पर 120 वोल्ट डीसी परिपथ कितनी शक्ति उपयोग करेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, 960 वाट। ठीक है ना, बस आपका करना है गुणा कर दीजिए 120 में 8 का। प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने पर इसमें शक्ति की हानि की गणना करने का सूत्र क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। लाइन में 8 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित होने पर 4 ओम प्रतिरोध वाली लाइन में वाट हानि की गणना कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, 256 वाट। ठीक है ना, आई स्क्वायर आर होता है, तो आई का मान दिया है 8 एम्पियर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 गुणे 4 करेंगे 256 वाट आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ऐसे परिपथ के प्रवाह में कुल बाधा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबाधा कहा जाता है। शक्ति गुणक 0.80 होने पर 220 वोल्ट एसी से एक 10 किलोवाट लोड द्वारा कितनी धारा खींची जाती है? ऑप्शन बी, 56.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शक्ति गुणक कितना होने पर लोड स्रोत द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत करता है? ऑप्शन नंबर डी, 1, यानी कि शक्ति गुणक यूनिटी होने पर 1 होने पर लोड स्रोत द्वारा प्रदत्त जो है संपूर्ण ऊर्जा की खपत करता है। अगला प्रश्न है सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जो है एंड गेट। ठीक है, सभी इनपुट उच्च होगा तो जो है आउटपुट भी उच्च देगा। अगला प्रश्न है कॉमन कलेक्टर सीसी एम्पलीफायर जो है कि मुख्य एप्लीकेशन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट बोलते हैं इसको। किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, कपलिंग कहा जाता है। ठीक है, कपलिंग कहा जाता है। उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्ति या आवृत्तियों के एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है? ऑप्शन नंबर बी, ट्यून्ड एम्पलीफायर कहा जाता है। अगला प्रश्न है
प्लेट करंट में छोटे बदलाव से ग्रिड वोल्टेज में छोटे बदलाव का अनुपात क्या होता है, जबकि प्लेट वोल्टेज स्थिर रखें? तो ऑप्शन नंबर बी ट्रांसकंडक्टेंस होता है। सामान्यतः बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी ड्रिफ्ट करंट होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पैदा करने हेतु प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी ट्रांसमीटर कहा जाता है। एक कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर को किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। स्क्वायर वेव सिग्नल किस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन नंबर सी डिजिटल उपकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों पर प्रयुक्त किए जाने वाले इंसुलेटर्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी पोर्सलिन के बने होते हैं, ठीक है ना। पोर्सलिन के और कभी कभी ग्लास के भी बने होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर चल रहे 6 पोल मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी दोस्तों? ऑप्शन ए 1000 RPM होगा, ठीक है ना। 1000 अगर 2 पोल रहेगा तो 3000 RPM होगा, 4 पोल रहेगा तो 1500 RPM होगा, 6 पोल रहेगा तो 1000 RPM होगा, अगर 8 पोल है तो 750 RPM होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फ्रेम जो है वो रोटर का भाग नहीं है, ठीक है, वो स्टेटर का भाग है। अगला क्वेश्चन है, एक बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त आईसी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए 74194। रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर बी डायोड्स के संचालन पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट में जेनर डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार का होता है? ऑप्शन सी रिवर्स बायस्ड होता है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी बेस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लचीले केबलों को कहाँ पसंद नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 300 mc/सेकेंड मिली कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में 2 तार लाइन क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी असंतुलित संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है, समानांतर वायर लाइनें की आवृत्तियों पर प्रयुक्त की जाती हैं? ऑप्शन नंबर ई 300 मिली कूलाम प्रति सेकेंड की आवृत्तियों पर प्रयुक्त की जाती है। एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए 0 होता है। शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नॉन लीनियर तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हीटर कॉइल नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्राई सेल में एक विरूपणकर्ता के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन सी मैग्नीज डाइऑक्साइड एक विरूपणकर्ता के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निर्वात के मामले में ससेप्टेबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 0 लिया जाता है। विभवमापी पर किसका उपयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रिमर का उपयोग करके जो है लोडिंग से बचा जा सकता है। एक फ्लिप फ्लॉप या लैच ऐसी सर्किट होती है जिसमें स्थिर स्टेट्स होते हैं? ऑप्शन बी 2 स्थिर स्टेट्स होते हैं। अगला प्रश्न है, अंडरग्राउंड सिस्टम को कितने वोल्ट से अधिक मात्रा पर संचालित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर डी 66 किलो वोल्ट से अधिक मात्रा पर संचालित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक इन्वर्टर है दोस्तों? इन्वर्टर या कौन सा इसमें से है? ऑप्शन नंबर सी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो एक इन्वर्टर है। अगला प्रश्न है, एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर को किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी 4 डायोड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से के मामले में अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर बी इंसुलेटर के मामले में अधिक होता है, ठीक है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे अधिक होता है इंसुलेटर में। अगला प्रश्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉन में अस्तित्व रखते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी कंडक्शन बैंड में अस्तित्व रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न तरल पदार्थों में से किसका उपयोग ट्रांसफार्मरों में कूलेंट के रूप में नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीज का उपयोग नहीं किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुछ लास्ट बचे हुए। तेल का प्रकार जो ट्रांसफार्मर के तेल के लिए उपयुक्त होता है वह है? ऑप्शन नंबर सी मिनरल तेल होता है। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग होता है? ऑप्शन नंबर सी नमी युक्त दोस्तों गुलाबी होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कपलिंग आवृत्ति प्रतिक्रिया के साथ न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट कपलिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सुरक्षा के लिए उपकरण की अर्थिंग करना आवश्यक होता है? किसकी सुरक्षा के लिए? ऑप्शन नंबर सी विद्युत के झटकों से की सुरक्षा के लिए जो है अर्थिंग करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, अर्थ की अच्छी निरंतरता देती है? ऑप्शन नंबर बी न्यून प्रतिरोध देती है। अर्थ की अच्छी निरंतरता जो है वो न्यून प्रतिरोध देती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
96। तो यहाँ पे दे रहा है कि इसमें से देखिए कौन सा करेक्ट है। देखिए कह रहा है कि आईन नियमों के अनुसार किसी इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट इंस्टॉलेशन को आपूर्ति की गई अधिकतम करंट के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 1/5000 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 1/5000। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक सेल नियम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न निम्न में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी GLS लैंप में कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, एक श्रेणीगत सर्किट संयुक्त सर्किट होती है जिसके निम्न के रूप में एक फीडबैक एलिमेंट लगा होता है, ऑप्शन नंबर ई शिफ्ट रजिस्टर लगा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसमें जो है बाइनरी सूचना को स्टोर किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ई इन सभी में, फ्लिप फ्लॉप्स में, लैच में, रजिस्टर में, मेमोरी सेल में जो है बाइनरी सूचना को जो है स्टोर किया जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कम से कम हमने इस वीडियो में कम से कम दोस्तों कि लगभग 400-500 के क्वेश्चन आसपास हमने इस वीडियो में किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो काउंटिंग तो नहीं किया लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चन हम लोगों ने किया है इस वीडियो में। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, बीच में मैंने कहीं बीच में नहीं रुका हूँ दोस्तों, कहीं भी आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला दोस्तों। लास्ट में दोस्तों आते हुए मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आपके लिए चैनल बनाया गया द चैंपियंस के नाम से दोस्तों, अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो को देखें। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा, बहुत मेहनत से बनाता दोस्तों आप लोगों की वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, बड़ों का सम्मान करेगा, छोटे बच्चों से प्यार करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।